आज की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। भिवंडी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पहले बीजेपी तोड़कर 9 जीते हुए पार्षदों की एक नई पार्टी बनाई दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही पूरी की पूरी पार्टी शामिल करवा दी गई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और कौन से कांग्रेस पार्टी के नेता ने कर दिया इस तरीके का खेला और महाराष्ट्र के अंदर एक नए तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची असम। बताएंगे कहां पर उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है दोस्तों और कौन से मुद्दे को प्रियंका गांधी उठाते हुए नजर आए, उनके साथ में कौन कौन से बड़े नेता मौजूद थे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर राहुल गांधी की हत्या की धमकी देने वाले नेता का हो गया बुरा हाल, उठाकर ले गई पुलिस और अब किरण रिजिजू के साथ साथ स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मांग और एक करिए चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के चुनाव लड़वा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से जीते हुए सेकुलर नेता बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनाने का एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर भिवंडी के अंदर मेयर के चुनाव कराए जाते हैं दोस्तों। मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज्यादा 30 सीटें थी, यानी टोटल कांग्रेस पार्टी को 45 पार्षदों का समर्थन की जरूरत थी और कांग्रेस पार्टी के पास 30 का आंकड़ा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 12 एनसीपी एसपी यानी शरद पवार के गुट के लोगों को साथ में जोड़ लिया दोस्तों। आंकड़ा 42 तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को सुरक्षित रहने के लिए 45 से ज्यादा सीटें चाहिए थी, 45 से ज्यादा पार्षद चाहिए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के 22 में से 9 पार्षदों को अपने साथ में जोड़ने का फैसला लिया दोस्तों। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से 9 पार्षदों ने अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बना ली, भिवंडी सेकुलर फ्रंट बना लिया दोस्तों। और इसके बाद लगा कि जो नई पार्टी बनी है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। इसीलिए पार्टी ने कहा कि वो 9 के 9 बीजेपी के पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे, यानी कांग्रेस ही बनाएंगे। और इसके बाद बीजेपी के 9 पार्षदों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल इस दौरान मौजूद थे दोस्तों और इन सबने मिलकर भिवंडी के चुनाव के अंदर आंकड़ा प्राप्त कर लिया है, यानी कांग्रेस पार्टी प्लस 9 लोगों के समर्थन प्लस एनसीपी एसपी का मिलाकर आंकड़ा 51 पहुंच जाता है, जबकि 45 से एक सीट ज्यादा की जरूरत थी दोस्तों, यानी 40 सीटों की जरूरत थी, लेकिन आंकड़ा 51 तक पहुंच गया। तो आराम से कांग्रेस पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के दोनों यहां पर भिवंडी में बनने जा रहा है। बीजेपी तैयारी कर रही थी कि जैसे तैसे चुनाव के समीकरण को पलटा जाए। ऐसे में दोस्तों इस पूरे कांड में बीजेपी को मजा चखाने में और भारतीय जनता पार्टी को जमीनी हकीकत दिखाने में और बीजेपी के अंदर जितने भी विपक्ष के लोग गए थे जो चुनाव जीत कर आए हैं दोस्तों, जिनको एकजुट करके सेकुलर पार्टी बनाई गई है, इसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के विधायक रईस शेख का है दोस्तों, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि सारे के सारे सेकुलर नेता एकजुट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाए। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही है भिवंडी से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी के लिए पहली बार तगड़ा झटका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है और उनको टिकट देकर चुनाव लड़वा रही है ताकि बीजेपी सत्ता में बने रहे, आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा ट्रेंड देखने को मिलेगा जब बीजेपी से नाखुश होकर जो विपक्ष के लोग बीजेपी में गए हैं और चुनाव जीते हुए हैं वो अलग से भाजपा से अलग सेकुलर पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे, जैसा भिवंडी में हुआ। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये तो एग्जाम्पल है कि आने वाले दिनों के अंदर जो भिवंडी में हुआ वही पूरे भारत में होगा, तो लिखा जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें असम के अंदर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी का दौरा हुआ दोस्तों। पहली बार प्रियंका गांधी कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से 26 के चुनाव को लेकर बातचीत करती नजर आई। इस दौरान कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी कामाख्या मंदिर पहुंचे और कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि वो पहली बार इस मंदिर में आए हैं और उनको बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि दर्शन करने के लिए आई, मुझे अच्छा लगा और चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और प्रियंका गांधी दोनों ने प्रदेश स्तर के सारे नेताओं से बातचीत करने का फैसला लिया है दोस्तों। सभी जिला अध्यक्षों से बातचीत की जा रही है और भी जो बड़े बड़े पोस्ट पर मौजूद है असम के नेता, उन सबसे चर्चा की गई है। मकसद ये है कि पार्टी को संगठन के तौर पर यानी आंतरिक तौर पर पार्टी को मजबूत किया जाए और प्रियंका गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए कई तरीके के कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला लिया दोस्तों। प्रियंका गांधी सुबह जब पहुंची तो उनका पहला कार्यक्रम असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय राजीव भवन के अंदर हुआ दोस्तों। राजीव भवन में प्रियंका गांधी की गाड़ी की एंट्री के वक्त भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए भाजपा सरकार के दौरान असम में फैले अव्यवस्था को लेकर पूरी जानकारी दी दोस्तों। प्रियंका गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं को खासकर मुलाकात के बाद बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बोला दोस्तों। इस दौरान प्रियंका गांधी जिन मुद्दों के आधार पर मैदान में कूदी हैं वो मैसिव करप्शन यानी करप्शन का सबसे ज्यादा मामला असम के अंदर सामने आता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को अमित शाह ने ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। तो दोस्तों आज मुख्यमंत्री बना दिया है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बड़े स्तर पर है और प्रियंका गांधी करप्शन के मामले पर हिमंता बिस्वा शर्मा को घेर रही है। इसी के साथ में सिंडिकेट का
का जो राज्य चल रहा है और एसटी स्टेटस जो 6 कम्युनिटी को नहीं मिल रहा, इस मुद्दे को उठाया गया। और असम की जो स्थानीय जनजातियां हैं दोस्तों, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनकी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना सेठों के हाथ में बीजेपी दे रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। साथ साथ दोस्तों बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया गया। तो प्रियंका गांधी की मौजूदगी पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ संदेश है कि पार्टी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी अपने साथ में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के मुद्दे को लेकर आई थी। दोस्तों ऐसे में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जो आरोप लगाया पीपल्स चार्जशीट के नाम से, तो इसमें असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर जो विफलताएं हुई है उसकी पूरी लिस्ट प्रियंका गांधी दिखा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उनके साथ में भूपेश बघेल भी मौजूद है, डीके शिव कुमार भी मौजूद है और 2 दिनों तक प्रियंका गांधी यहाँ पर रहने वाली है, यानी बीते दिन और आज उनकी यात्रा असम के अंदर समाप्त होगी। दोस्तों कल वो असम से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें करनी सेना के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की हत्या करने की धमकी दे दी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के 25 से ज्यादा सांसदों की हत्या की धमकी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी गई तो फिर वो एक कांग्रेस पार्टी के सांसद की हत्या करेगा। इस पूरे मामले को लेकर जब वीडियो सामने आता है दोस्तों, तो उसके बाद बीजेपी के पटा लगाए गर्दन में इस व्यक्ति के खिलाफ लोगों ने कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस पार्टी का गुस्सा चढ़ गया और पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता फैलाने वाले नेताओं पर निशाना साधा दोस्तों, और कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है, राहुल गांधी को धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि बीजेपी के नेता किरण रिजिजू की ओर से अफवाह फैलाई गई थी, झूठ फैलाया गया था। कहा गया था कि स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उनको गाली दी है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो वीडियो उन्होंने शेयर किया उसमें तो स्पीकर हंस रहे हैं, और अगर किसी व्यक्ति को गाली पड़ती है तो वो हंसता तो नहीं है। कम से कम किरण रिजिजू को जो पता है वही बोले, और इसे ज्यादा बोलकर वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कट्टरवादी लोग हैं दोस्तों, जो हिंसा फैलाने वाले संगठन है, उनके जो ज़ॉम्बी कार्यकर्ता है, उन लोगों को राहुल गांधी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों खुलेआम धमकी दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता किरण रिजिजू के बयान की समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या बयान जानबूझकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों के प्रति भड़काने वाला दिया गया था? क्या ये एक साजिश का नतीजा है कि बीजेपी के नेता और स्पीकर ओम बिरला से संबंध रखने वाले, तथाकथित संबंध रखने वाले इस व्यक्ति को राहुल गांधी के खिलाफ हिंसात्मक बयान देते हुए देखा गया है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में कुछ ही महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 42 विधायकों को हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि मौजूदा विधायकों की ओर से चुनाव आयोग के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय हलफनामे में कई तरीके की गलत और भ्रामक जानकारियां दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर मौजूद विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। मौजूदा विधायकों की ओर से जवाब पटना हाईकोर्ट को संतोषजनक नहीं लगा और 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए आगे फिर से जवाब देने के लिए बोला गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें कई तरीके के तोपची नेता है दोस्तों, बड़े बड़े नेता है। स्पीकर प्रेम कुमार का नाम है, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का नाम है, बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का नाम है, और जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद को भी नोटिस जारी किया गया है। ये सारे के सारे विधायक सवालों पर जवाब देंगे दोस्तों। अगर नोटिस में इनका बयान संतोषजनक नहीं रहा तो फिर आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट के द्वारा हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई की जाए और इन सब की विधायकी भी चली जा सकती है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी से बंगाल के जो महापुरुष है उनका सम्मान करने के लिए बोला है दोस्तों। महापुरुषों के सम्मान करने के लिए ममता बनर्जी इसलिए बोल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा ठाकुर परमहंस के जन्म जयंती कार्यक्रम में उनको स्वामी शब्द से संबोधित किया गया, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे बंगाल के अंदर रामकृष्ण परमहंस जी को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी बोला जाता है, यानी उनको भगवान की उपाधि दी जाती है। उनके लिए स्वामी कोई गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ठाकुर यानी भगवान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उनको हम लोग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी को बंगाल के महापुरुषों के बारे में पता करना चाहिए और अपने हिसाब से नाम के आगे पीछे क्या जोड़ना है वो नहीं तय करना चाहिए। जो बंगाल के लोग मानते हैं, जो बंगाल की पहचान है, उसके आधार पर ही नरेंद्र मोदी को संबोधन करना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए बड़े कड़े नियम बनाए गए हैं दोस्तों। पिछले विधानसभा चुनाव में 5000 से ज्यादा वोटों से हारे उम्मीदवार को नहीं मिलेगा टिकट। अजय झा की ओर से ये जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि केरल को लेकर कांग्रेस ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पत्रकार बताते हैं कि पिछली बार 2 बार से लगातार चुनाव हारे लोगों को भी टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार नियम बदला गया है। कहा गया है कि जो लोग 2 चुनाव हार गए हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। किसी भी वर्तमान सांसद को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। हालांकि
जीतने के बाद विधायक की राय से मुख्यमंत्री का चयन होगा। वो कोई विधायक या सांसद भी हो सकता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि किसी सीट पर एक से अधिक मजबूत उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, तो जिस भी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा उसे सरकार बनने पर बोर्ड या निगम के अंदर बड़ा स्थान दिया जाएगा। साथ ही जिसको टिकट मिलेगा वो अगर चुनाव नहीं जीत पाते तो सरकार में कहीं एडजस्ट नहीं किया जाएगा, यानी समायोजित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के द्वारा केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी को इस दिशा निर्देश के अनुरूप उम्मीदवारों के चयन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी केरल में लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो नंबर 2 नंबर 3 नेता होंगे, यानी अगर 3-4 लोग एक ही सीट से टिकट मांग रहे हैं तो सबको टिकट तो मिलेगा नहीं, किसी एक को मिलेगा, लेकिन बाकी अन्य नेताओं का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। उनको भी अलग अलग प्रशासन में जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बात कांग्रेस ने खुलकर सबको बताया है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी लगातार अब जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में कड़ाके की ठंड के बाद काफी ज्यादा गर्मा गर्म माहौल है दोस्तों। कारण यह है कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ठहरे हुए हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लंबी मुलाकात के अगले ही दिन राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी उनसे मुलाकात की है। ये महज एक मुलाकात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के भावी सियासत और सरकार के कामकाज और संगठन की मजबूती के लिए बुना जा रहा एक चक्रव्यूह है। लखनऊ के अंदर हवाओं में इस समय चर्चा का बाजार काफी गर्म है दोस्तों। एक ही छत के नीचे अलग अलग संवाद हो रहे हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ मोहन भागवत से मुलाकात करने पहुंचे। भले ही दोनों नेता साथ आए थे, लेकिन संघ प्रमुख के साथ संवाद का तरीका बहुत ही व्यक्तिगत और गोपनीय रहा। जानकारी के मुताबिक पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मोहन भागवत से मुलाकात करके उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की है। उनके बाहर आने के बाद ब्रजेश पाठक भीतर आए और अपनी बातें रखी। संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के बीच में ये मुलाकातें चल रही है। मुख्यमंत्री के बाद अब दोनों डिप्टी सीएम का पहुंचना साफ तौर पर संकेत है कि सरकार और संगठन के बीच में तालमेल को लेकर संघ की ओर से दखल दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि उनका बीजेपी और सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सरकार के लोग आकर यहां पर ब्रजेश पाठक आकर केशव प्रसाद मौर्य आकर माथा टेक रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग अब संघ के माध्यम से डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं दोस्तों। मुलाकात करने के बाद अभी मुक्तेशानंद सरस्वती से जुड़े मामले को लेकर नाराजगी के बीच ब्रजेश पाठक ने शिखा का सम्मान करने की बात कही और जो बटुक थे उनको बुलाकर उनका आशीर्वाद भी ले रहे थे। और इससे पता चल रहा है कि अब ब्राह्मणों को खुश करने के लिए इस तरीके की कोशिशें की जा रही है दोस्तों, यानी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें एआई समिट के लिए भारत में इतनी मेहनत से जो तैयारियां की गई थी दोस्तों, उस तैयारी पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था एक एजेंसी ने, एक यूनिवर्सिटी ने, और वो है नोएडा की यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर अब प्रोफेसर का इस्तीफा हुआ है, ये भी जानकारी है। एआई समिट में चाइनीज माल भारत का बताकर चेप देने वाले यूनिवर्सिटी के अंदर पहला बड़ा इस्तीफा हुआ है। नेहा सिंह वही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की एचओडी है दोस्तों, जो पूरे मामले को डिफेंड कर रही थी, यानी ये दावा कर रही थी कि उनके यूनिवर्सिटी ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए और सेंटर ऑफ में ये रोबोट बनाया गया और यूनिवर्सिटी ने बहुत रिसर्च किया है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बाद में पता चलता है कि ये खरीद कर लाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं और चाइना का माल भारत के अंदर बनाया गया, ऐसा दावा करके दुनिया भर के अंदर बेइज्जती करवा रहे हैं। बाद में चाइना के एक पोर्टल की ओर से भी इस बात का मजाक उड़ाया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएंगे इस पूरे मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें देश की राजनीति में इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। चाय की दुकानों तक पर चर्चा हो रही है वो राज्यसभा के चुनाव को लेकर दोस्तों। ऊपरी सदन के अंदर 37 सीटें हैं। जब वोट कराए जाएंगे, यानी मार्च में इलेक्शन होने वाला है और 16 मार्च को इलेक्शन होंगे और 16 तारीख को ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसमें कई सारे धुरंधर हैं जिनके भविष्य को लेकर फैसला होगा। शरद पवार क्या दोबारा से महाराष्ट्र से राजनीति करेंगे, क्या राज्यसभा जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर जाएंगे तो फिर उनके पास क्या नंबर है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का क्या होगा दोस्तों। तेलंगाना से राज्यसभा का मेंबर बने थे, लेकिन अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी किसी और को मौका दे सकती है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की ओर से राज्यसभा भेजी गई थी। अब शिवसेना यूबीटी के पास विधायकों की संख्या भी कम है, तो वो केवल एक को भेज पाएंगे, लेकिन किसको भेजेंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इसी के साथ में हरिवंश नारायण सिंह और ऐसे कई और नेता है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जो 37 सीटें हैं उसमें किस तरीके का माहौल बनेगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा को बिहार से राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर उनको भी हल्के में आ जाएगा और बिहार के अंदर ही उनकी राजनीति सिमट कर रह जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी ने बीते दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनको याद करते हुए कहा कि शौर्य की प्रतिमूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन है और शिवाजी महाराज वीरता, दूरदर्शिता और न्याय प्रिय नेतृत्व के अद्वितीय प्रतीक है और उनका जीवन दर्शन और साहस हमें आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट के खिलाफ निशाना साधा है, यानी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की
की ओर से इस बात को दोहराते हुए कहा गया कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुख्यमंत्री अजय बिष्ट के बटुक चोटी खींचने और अपमानित करने की निंदा की है। बिष्ट जी के खिलाफ भाजपा में ही बगावत उबाल धीरे धीरे खोल रहा है और नैतिकता के आधार पर बिष्ट जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और शासन चलाने की क्षमता के आधार पर बिष्ट जी को अपने पोस्ट से बर्खास्त करे भारतीय जनता पार्टी। हालांकि बीजेपी की खुद की चला चली की वेला निकट आ गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद आपसी मतभेद चल रहा है। ऐसे में दोस्तों लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक टाइम में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आज इनको एकदम साइडलाइन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री की रेस में ही बताए जाते थे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कई सारे नेताओं का भविष्य उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग समाप्ति की ओर है, यानी अब उनको कोई उम्मीद नहीं है कि उनके लिए कोई बड़ा पोस्ट आने वाला है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार के द्वारा जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, इस बात पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी नाराज है। दोस्तों साथ साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। 12 मई के बाद आ सकता है फैसला। पीठ ने कहा कि वो IUML के प्रमुख समेत सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर 1.5 दिन तक सुनवाई करेंगे और केंद्र को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ 12 मई को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर लेगी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली IUML के प्रमुख की याचिका सहित 200 से अधिक याचिकाओं पर 5 मई से अंतिम सुनवाई शुरू करेंगे और 12 मई को सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में दोस्तों देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन पीठ ने यह भी कहा है कि वह याचिकाकर्ता जिसमें IUML के प्रमुख शामिल है की दलील पर 1.5 दिन तक सुनवाई करेंगे और केंद्र सरकार को अपनी दलील पेश करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि 12 मई को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी और पीठ ने पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज और दलीलें दाखिल करने के लिए बोला है। इसने कहा है कि वो पूरी तरीके से भारत के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगी और इसमें असम तथा त्रिपुरा से संबंधित याचिकाओं पर विचार करेगी। न्यायालय ने कहा कि असम की समस्या देश के बाकी हिस्सों से अलग है क्योंकि नागरिकता के लिए पहले से ही निर्धारक 24 मार्च 1971 की जो तारीख है जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ा दिया गया है, ये गलत है। अब देखते हैं इस पूरे याचिका पर सुनवाई में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है दोस्तों, लेकिन मई के अंदर ऐसा फैसला लिया जाएगा जबकि अप्रैल में ही चुनाव होने के संकेत है क्योंकि असम के अंदर नागरिकता संशोधन कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बुरी तरीके से फंसी हुई है। दोस्तों अगर फैसला मई से पहले अप्रैल में आ जाता तो बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बड़ी हो जाती। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। दोस्तों जो फैसला है उसके अनुसार हाईकोर्ट 27% आरक्षण की संवैधानिकता को परखेगा और अब 2 महीने में इसका फैसला सुनाया जाएगा। 2019 में कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। जैसे ही ये पारित हुआ इसे लागू करने की तैयारी थी। इसके विरोध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और आरक्षण पर रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश में 20% आरक्षण एसटी समाज के लोगों के लिए है दोस्तों, यानी ट्राइबल समाज के लोगों के लिए है। 14% का आरक्षण अनुसूचित जाति यानी एससी समाज के लोगों के लिए है, तो टोटल मिलाकर 34 का आंकड़ा हो जाता है। इसके बाद 14% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, यानी 34 + 14 48 का आंकड़ा हो जाता है। प्लस 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है तो 58% का मामला पहुंच जाता है। ऐसे में 14% का जो रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए है उसे बढ़ाकर 27% यानी 13% और की मांग की गई। अगर 13% की इजाजत दे दी गई तो टोटल आंकड़ा मिलाकर 71% तक आरक्षण हो जाएगा। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर 87-13 की व्यवस्था चल रही है जिसमें 13% पोस्ट को होल्ड पर रखा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को लेकर गई है मामले पर। हालांकि बीजेपी सरकार के वकील उस तरीके के नहीं है दोस्तों जो मामले पर कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को न्याय दिलवा पाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले एडवोकेट रामेश्वर पी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ का इसी तरीके का मामला पहले से चल रहा था और इस मामले की सुनवाई भी छत्तीसगढ़ के मामले में पूरी तरीके से की जा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग थी। इस आधार पर मध्य प्रदेश के आरक्षण के मामले को नहीं सुना जा सकता। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के याचिका को चैलेंज किया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मामला दे दिया है। देखते हैं इस पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी सरकार का वकील वैसे मजबूत नजर नहीं आ रहा जो ओबीसी समाज के लोगों को न्याय दिलवा पाए। एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर जाएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय अजीत पवार के बेटे जय पवार ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वीएसआर वेंचर्स का जो विमान है, जो कंपनी है वीएसआर वेंचर्स, उसके विमानों पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को जो कुछ हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, अजीत पवार की पूरे घटना में मौत हुई। इस मामले पर उन्होंने कहा कि वो जांच की भी मांग करते हैं और हादसे के बाद अब प्लेन क्रैश होने वाली कंपनी पर बैन लगना चाहिए, यानी जो कंपनी चला रही है प्लेन को वीआरएस कंपनी, उसको अब वीएसआर कंपनी, उसको अब पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। उसको एविएशन के सेक्टर में काम करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।
पुणे के बारामती में 28 जनवरी को बड़ा हादसा हुआ था दोस्तों। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करके सुनेत्रा पवार ने मांग की थी कि पूरे मामले पर गहन तरीके से जांच होनी चाहिए, जांच पड़ताल करो और कोशिश करो कि सही से सजा मिले और जो भी पूरा मामला है वो सबके सामने खुलकर आना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल भी अपने मामले पर यानी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे दोस्तों। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में अडानी के नाम पर हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार और अडानी के बीच में समझौता चल रहा है। इस पर मंत्री विजयवर्गीय बोले, कहा औकात में रहो। इस पर जीतू पटवारी कहते हैं कि 35 सरकारी हत्याओं के जिम्मेदार आपराधिक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी से कहा कि औकात में रहो, यह सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा है और सत्ता के अहंकार में डूबे मंत्री जी, यह सिर्फ हमारे नेता प्रतिपक्ष की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की औकात दिखाने वाली बातें यानी गाली देने वाली बातें हैं और ये नरेंद्र मोदी के नए भारत का एक नया परिचय है। कल पूरे प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी कैलाश विजयवर्गीय के पुतले फूके जाएंगे, यानी आज की बात उन्होंने कही है। आज पूरा पुतला फूका जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि बीजेपी के नेता के खिलाफ माहौल बने दोस्तों। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर सदन तभी चलेगा जब बीजेपी के नेता माफी मांगेंगे और जब तक माफी नहीं मांगेंगे इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे और जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सुनिश्चित कीजिएगा कि मामला लगातार आगे बढ़ते रहे और कांग्रेस पार्टी को लेकर जितनी भी सारी बड़ी अपडेट आते रहेंगे आप लगातार पहुंचाते रहेंगे और बताते रहेंगे किस तरीके से देश के अंदर स्थितियां लगातार बदलती जा रही है। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।